दिल्ली के अंदर 2-3-4 विधायक तो जीते, लेकिन दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। आप उत्तर प्रदेश छोड़कर झारखंड जा रहे हैं, जयपुर राजस्थान जा रहे हैं और दूसरी जगह पर जा रहे हैं, आप क्या वहां पर जमीनी हकीकत कर पाएंगे? माने राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय जो बड़े नेता है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और वर्तमान में प्रधानमंत्री का भी वो चेहरा निकल कर आए हैं सामने। उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, वो तमाम फुटेज आप लोगों ने देखी है। आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का हमारा नया नेतृत्व बहुजन जोड़ो यात्रा नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर एक एक जिले को भी पकड़ेंगे तो हार्डली 70-80 दिन में उत्तर प्रदेश निपट जाएगा, जहां एक बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का है। आप इस वक्त जंतर मंतर पे जिस प्रकार से बहुजनों की तमाम पार्टी तैयार हो चुकी है, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी को कोई वजूद मिल पाएगा, कोई सीट या किसी प्रकार की जीत हो पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी से कल पत्रकार पूछ रहे थे कि भीम आर्मी के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कौन भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, ये उनकी अपरिपक्वता को झलकाता है। जिस राष्ट्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी को सभ्यता के दायरे में अपना वक्तव्य रखना था वहां पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय मीडिया थी, हमारी आपकी तरह यूट्यूब चैनल नहीं था। रही बात चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर आज युवाओं का सबसे बड़ा नेता उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरीके से एट्रोसिटी के मामले में या कहीं पर भी कुछ भी खबर सुनने को मिलती है, वो सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। तो ये चंद्रशेखर की जमीनी जो मेहनत है, जो उन्होंने कमाई है, ये जमीन पर दिख रही है। अब आते हैं बसपा पर। चुनाव उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय बहन जी को, आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के अंदर लगाना चाहिए था, लेकिन वो बाहर, क्योंकि भोपाल में, मध्य प्रदेश में और अलग अलग जगह जहां पर झारखंड में चुनाव है, तो वहां पर वो लगे हुए हैं, जहां पर बसपा का कोई अभी तक मजबूत दायरा नहीं है। आप दिल्ली को ले लीजिए, आजादी से जब आज तक दिल्ली के अंदर 2-3-4 विधायक तो जीते हैं, लेकिन दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग। आप उत्तर प्रदेश छोड़कर झारखंड जा रहे हैं, जयपुर राजस्थान जा रहे हैं और दूसरी जगह पर जा रहे हैं, आप क्या वहां पर जमीनी हकीकत कर पाएंगे? माने राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय जो बड़े नेता है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और वर्तमान में प्रधानमंत्री का भी वो चेहरा निकल कर आए हैं सामने। उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की, वो तमाम फुटेज आप लोगों ने देखी है। आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का हमारा नया नेतृत्व बहुजन जोड़ो यात्रा नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, अगर एक एक जिले को भी पकड़ेंगे तो हार्डली 70-80 दिन में उत्तर प्रदेश निपट जाएगा, जहां एक बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का है। लेकिन हमें दिखता नहीं है जमीनी स्तर पर। अभी चुनावी बिगुल बजा है तो सारे जिलाध्यक्ष, सारे कोऑर्डिनेटर सभाएं करने लगी है, लेकिन पूरे साल अगर हम उनकी फेसबुक आईडी भी देखें तो कहीं 4 आदमी के साथ बात करते हैं, उनके फोटो नहीं है। सभी पार्टियां गठबंधन कर ली है, बीजेपी अलग गठबंधन कर ली, कांग्रेस अलग गठबंधन, लेकिन बीएसपी की तरफ से अभी कोई इस तरह का जवाब सवाल कुछ नहीं नजर आ रहा है। जी। और चंद्रशेखर, मायावती, वामन मिश्रा, तमाम बहुजनों की पार्टियों को कांग्रेस बीजेपी ने दरकिनार कर दिया जी। तो आपको क्या लगता है कि तीसरा विकल्प कोई बन के आएगा या मायावती फिर बीजेपी? जी, जिस तरह से पूरे विपक्ष ने इंडिया के छाते को अपना लिया है, तो आप समझिए कि माननीय बहन जी पिछली बार भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। इस बार भी वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, चूंकि बड़ा चेहरा है और एक बड़ा अनुभव उनके पास है। उनका अनुभव उनको किस दिशा में ले जाएगा, अभी वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे लगता नहीं, माननीय बहन जी जिस तरीके से कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले बात बनने वाली नहीं है, उन्हें इंडिया के साथ आना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि मायावती जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए चंद्रशेखर को और छोटे नेताओं को आगे बढ़ा के मौका देना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैंने पहले भी अपने वक्तव्य दिए हैं। जब ऊना कांड हुआ था, जिग्नेश मेवानी गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर निकले थे। जब हम राजनीति को देखते हैं तो वहां पर हमको 2 तरह की कैटेगरीज दिखती है। एक वो जो रचनात्मक नेता है, जो जमीनी स्तर से उठकर आज नेता बने हैं। दूसरे नेता घटनात्मक नेता, जो किसी मुद्दे को लेकर आए और आगे आके अपनी महत्वाकांक्षा राजनीति में प्रेरित की और खत्म हो गई। सोने की बोतल खुली, फुस हुई, खत्म हो गई। जिग्नेश मेवानी, चंद्रशेखर और
और भी 2-3 बड़े चेहरे दलितों के जो उभर कर आए, वो एक घटना की उत्पत्ति थे। जिस समय ऊनाकांड हुआ, जिग्नेश मेवानी निकल कर आए, वो चाहते तो समाज सेवा करते रहते, राजनीति लालच ना करते, तो शायद आज बड़ा चेहरा या मुख्यमंत्री पद के दावेदार गुजरात से हो सकते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी को लेकर चल रहे थे, हमारी पूरी टीम उनके साथ चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाई अपनी, तो हम सब लोगों ने, खासकर दिल्ली की टीम ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे बढ़ने की थी। वो चाहते सामाजिक कार्यक्रम करते रहते, सामाजिकता में आगे बढ़ते रहते, जैसे कि मनोहर काशीराम साहब ने भी कहा है कि सामाजिक, अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हो तो सामाजिकता की तरफ बढ़ते रहे। राजनीति करने के लिए बहन जी है, एक बड़ा चेहरा हमारे पास दलित समाज का है, लेकिन शायद उनको समझाने वाले लोग, उनके आसपास के जो लोग थे, उनको समझा नहीं पाए और उन्होंने राजनीति की तरफ आगे कर लिया। चंद्रशेखर रावण आज जब कभी भीड़ करते हैं, कहीं अपना आंदोलन करते हैं, तो आप देखिएगा, मैंने 10 बार उनका आंदोलन कवर किए। उन आंदोलनों में 12 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे वानर सेना की तरह कूद कूद कर सबसे आगे आते हैं और वो कहते हैं हम चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, पहले अपना वोट तो बनवा लो यार। आप बहुजन समाज पार्टी की रैली में जाकर देखिएगा, आपको 15, 16, 17 साल के बच्चे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि माननीय भाई जी का आदेश है, माननीय काशीराम साहब का आदेश है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे राजनीति से दूर रहे। यही कथन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 40 वॉल्यूम के वांग्मय में लिखा है कि बहुजन युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक कार्य से दूर रहना चाहिए, उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए। और भविष्य बनाने के साथ साथ जब उन्हें लगे कि हम परिपक्व हो गए, उनके परिवार को लगे परिपक्व हो गए, तब उन्हें सामाजिकता में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। तो हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं? अभी तुगलकाबाद वाला मामला आपने देखा, 95 बच्चों के ऊपर पुलिस रिपोर्ट हुई। 2 बयान वाले मामले में लगभग 40,000 बच्चों के ऊपर FIR दर्ज है। उन बच्चों के ऊपर FIR दर्ज है जिनका वो आखिरी साल था, उनकी नौकरी के कॉल लेटर उनके घर पर आ चुके हैं, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में जब उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज पाए गए तो उनकी जिंदगी तबाह हो गई। 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जिंदगी तबाह खत्म हो चुकी है, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उनकी एज पूरी हो चुकी है। आपका कहने का मतलब है कि जो ASP पार्टी के जो प्रमुख है, वो जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, लोगों से मिल रहे हैं, जितने भी जहाँ भी घटनाएं होती हैं वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं, क्या उनका ये कार्य व्यर्थ है? उनका कार्य देखिए व्यर्थ भविष्य के घर में है। अगर वो भीम आर्मी को साथ लेकर चलते हैं, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के झंडे आपको दोनों दिखाई देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको राजनीति करनी तो राजनीति रखिए, भीम आर्मी को अलग छोड़िए, लेकिन दोनों झंडे जब एक ही बैनर में दिखते हैं, आप बसपा की कोई भी रैली देखिएगा, बहुजन समाज के किसी संगठन का, सामाजिक संगठन का उसमें बैनर नहीं दिखाई देगा, लेकिन समाज के सारे वो लोग जो सामाजिक संगठन में काम करते हैं उस रैली में आपको दिखाई देंगे। आपकी बातों से कुछ अलग सा मुझे नजर आ रहा है जी। बहुजन समाज के युवाओं को जो पढ़ लिए लिख लिए और जिसके पास बेरोजगार है जी, क्या उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन शिक्षित तो हो। बाबा साहब का सबसे पहला मंत्र था शिक्षित बनो। आप शिक्षित हुए नहीं, 17-18 साल की उम्र में आपने 12वीं क्लास पास की, 17 साल की उम्र में, और झंडा लेके चल दिए भीम आर्मी करके, आजाद समाज पार्टी करके, क्या भविष्य आपका? मुझे बताइए ना। अरे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनो के लिए ये नहीं कहा कि झंडा उठा के सड़क पे निकल लो। अरे पहले अपना भविष्य बनाओ, अब पहले अपने परिवार को देखो, अपने क्षेत्र को देखो, फिर जाके प्रदेश को देखो, फिर जाके देश को देखो। आपको ABCD पता नहीं, काशीराम साहब के जो मिशन है उसका पता नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन का पता नहीं। अभी तक अगर किससे पूछ लूं, आप पत्रकार लोग बैठे हैं, मुझे बताइए बाबा साहब का जन्म किस सन में हुआ था, बताइए। आप चारों बहुजन समाज के बड़े पत्रकार हैं, 5 खड़े, 6 खड़े, 14 अप्रैल सबको पता है, 51 उन्होंने बता दिया। सबसे मैं कान में पूछते तो शायद ना बता पाते। यही सड़कों पर चल रहा है, मिशन को लेकर चल रहे हैं, मिशन का पता नहीं। मेरा एक सवाल है, इसी बीच में आप बड़ा बहन जी कर रहे हैं बसपा की बड़ी, मेरे को लग रहा है आपको शायद बसपा से कोई फंड। मैं बसपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही बसपा का। जी बताइए। मेरा बड़ा सवाल है जी, और सोचने लायक भी है। पहले तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भारत की पार्टी थी राष्ट्रीय पार्टी जी, आज वो चौथे नंबर पर है, क्या कारण है? क्या परिवारवाद के चक्कर में बसपा को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा? देखिए ये गलती बसपा की नहीं है, ये बहुजन समाज के नेताओं की महत्वाकांक्षा की गलती है। जो बसपा से टूटा या बसपा से बहन जी ने निकाला, अगर वो थोड़ा इंतजार करते तो शायद वो वापस ले सकती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहन जी खुद कहती है। लेकिन महत्वाकांक्षा है कि उन्होंने पार्टियां बना ली, उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम नहीं किए,
उन्होंने पार्टियां बना लिया, दूसरे दल में जाके समावेश कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया। शायद आपको नहीं पता होगा कि बसपा के जो जब तक काशीराम थे तब तक बसपा में काम करने वाले की इज्जत हो रही थी। जी जैसे काशीराम नहीं रहे तब से बसपा में बहन जी और अपने बहुजन समाज के नेताओं से मिलना जुलना बंद कर दिया। जी यहाँ तक कि आप अगर मिलना चाहेंगे तो बहन जी से मिलना आसान नहीं है। जी। हाँ, तो कैसे तो ये इसको आप नेगेटिव में लेते हैं? बहुजन समाज की सबसे बड़ी शेरनी तो साहब ऐसे जाके मिल लेंगे? सड़क चलता आदमी है कोई? माननीय काशीराम साहब ने अगर किसी महिला को उत्तराधिकारी सौंपा, डॉक्टर अम्बेडकर 50% की भागीदारी की बात करते थे महिलाओं के लिए, अगर उस महिला का प्रतिनिधित्व पुरुष वर्ग स्वीकार नहीं कर रहा है बसपा के अंदर, तो भाग जाओ भाई। मैं बसपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक महिला पुरुष को देखते हुए यहाँ पितृसत्तात्मक समाज का विरोध जो इस जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोज करती है, बसपा में क्यों नहीं चलेगा? वो दिखाई नहीं देगा आपको? लेकिन पार्टी के अंदर बहुजनों की वहाँ पर कहाँ बहुजन समाज के लोगों को कहाँ इज्जत है, कहाँ वहाँ पर कौन कह रहा है इज्जत नहीं है? किसने कहा आपसे इज्जत नहीं है? सुजीत सम्राट वर्तमान में जो आजाद बहुजन से उसके भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी रहे, आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर वो केंद्रीय प्रभारी है। क्या उनको नहीं दिया गया है? बहन जी ने युवाओं को योगदान दिया नहीं दिया है? किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता बीएसपी के पैर चप्पल घिस गए उनके बसपा का प्रचार करते करते। जी नहीं, आप बताइए, झंडा ढोए दलित, मार खाए दलित, आंदोलन करे दलित, और जब राजनीति करना हो तो किसी और को बना दिया जाए, तो इससे क्या भाई आप मुझे मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, एक क्षेत्र के अंदर अगर 60% वोट सवर्णों का है और वहां पर हमें बहुजन समाज का व्यक्ति खड़ा करने के, वो जीत पाएगा? क्षेत्रवाद का मानते नहीं मानते? क्षेत्रवाद की राजनीति भारत में होती है नहीं होती है? तो मानने भाई ऐसा नहीं है, जहां पर दलित वोट ज्यादा है वहां पर दलित समाज के लोग भी खड़े होते हैं। जहां महिलाओं की संख्या ऐसा लगता है कि महिलाओं की पलटा भारी है, महिलाएं भी खड़ी की जाती है। और जहां लगता है कि स्वर्ण समाज का ही वोट हमको चाहिए, तो माननीय भाई जी स्वर्ण समाज के लोगों को भी वोट देती है, टिकट देती है। इसमें कहाँ संशय कहाँ है बताइए? हालांकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं, जिन नेताओं से मिलते हैं, उनसे जो सुनी बातें, क्योंकि हम साक्षात्कार भी लेते हैं, लोगों से मिलते भी है, बात भी करते हैं, तो उसका जो कंक्लूजन रिजल्ट निकल के आता है, उसके आधार पर ये सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ। बाबा साहब के नाम से तमाम दुकान चल रहा है। आपको नहीं लगता है तमाम पार्टी बन गए, तमाम दुकान चल रहा है? आपको नहीं लगता है कि ये वोट बांटने की बहुत बड़ी साजिश है? देखिए, जिस मनुवाद को हम गाली देते हैं, जिस बीजेपी आरएसएस को हम गाली देते हैं, हमें उससे सीखने की जरूरत है। जब सामाजिक काम करने होते हैं तो वो अलग अलग लाखों संगठनों में काम करते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो राजनीतिक रूप से कितनी भी पार्टियां हैं उनके पास, वो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। यही चीज हमको हमारे नेताओं को समझनी चाहिए। आप छोटे छोटे दल बनाकर बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो आपको एक सूत्र में मिलकर, एक धारा में मिलकर एक साथ होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय पार्टी है, उसके हाथों को भी आपको मजबूत करना चाहिए। और हो सकता है जिस तरह से 28-38 दल बोले जाते हैं बीजेपी के अंदर के मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो मोदी जी फायदा देते होंगे ना।